नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क और बगैर किसी विशिष्ट भूमिका के जो शख्सियत साथ हैं उन्हें सब जानते हैं, क्योंकि पुलिस महकमे के मुखिया हैं और पुलिस को नकारात्मक सकारात्मक समाज का हर वर्ग जानता है। इसलिए किसी अतिरिक्त भूमिका की आवश्यकता नहीं है कि डीजीपी के रूप में अरुणदेव गौतम की पूर्णकालिक पदस्थापना का इंतज़ार बहुतों को था। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे भरोसे हैं जो अरुणदेव गौतम ने अपने अब तक के सर्विस काल में हासिल किए हैं। हमें ये नहीं पता है कि वो जबकि उनका दायित्व पूरा हो जाएगा तो कितने लक्ष्य हासिल करेंगे, लेकिन उन्हीं जो उनका अब तक का प्रेजेंटेशन रहा है उस आधार पे कुछ प्रश्न हैं जो पूछने चले आया हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सरकार फैसले करने में देर कर देती है, आप मानते हैं क्या? अच्छे फैसले करने में सरकार के प्रश्न सरकार से पूछने चाहिए। हालांकि तो फिर उस सवाल का आप क्या जवाब देंगे अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि पुलिसिंग और जो पावर होता है, पावर पॉलिटिक्स, पुलिसिंग फ्री रहे तो पुलिसिंग अच्छी होती है, पॉलिटिक्स का पावर आए तो पुलिसिंग का अप्रोच प्रभावित होता है। यदि ये प्रश्न कर दूं तो इसका क्या जवाब है? पुलिसिंग और पॉलिटिक्स दोनों इतने गहरे रूप में जुड़े हैं कि पॉलिटिक्स पुलिसिंग की दिशा तय करती है, लेकिन एक उसका पक्ष जो न्याय का है, न्याय स्थापित कानून और प्रक्रियाओं के आधार पर होता है, और पुलिस चूँकि एक न्याय की भी एजेंसी है इसलिए उसको इंडिपेंडेंट रखने के बहुत सारे प्रयास हुए हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी के पैनल और इन डीजीपी का इंस्टीट्यूशन, थाना प्रभारी का इंस्टीट्यूशन और एसपीज़ के इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिकली थोड़ा इंडिपेंडेंट रखने के प्रयास हुए हैं और वो काफ़ी हद तक सफल है। आपको लेकर लोगों की जो उम्मीदें हैं पुलिस और पुलिस से बाहर, उन उम्मीदों का हिमालयन ऊंचाई आभास है आपको? बहुत अच्छे तरीके से आभास है। मुझे लेकर के नहीं, पुलिस से ही बहुत अपेक्षा है समाज को, और समाज की ये कुछ विडंबनात्मक स्थिति, मुझे इस बात का एहसास है कि वो पुलिस को इतना साफ सुथरा और इतना आदर्श रूप में चाहती है जितनी वो स्वयं सोसाइटी में उतनी चीज़ें नहीं होती। तो पुलिस का आदर्श होना समाज के लिए उसकी एक अपेक्षा है, और वो अपेक्षा से पुलिस हमेशा नीचे रही है। हम लोग उस मापदंड को प्रयास पाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लक्ष्य है। सबसे कठिन निर्णय क्या लगता है आपको जो बतौर डीजीपी आपको करना है? निर्णय कुछ भी कठिन नहीं। सबसे कठिन निर्णय ये है कि पुलिस की जो इमेज है, पुलिस के बारे में जनता की धारणाएं जो हैं, उसमें बहुत सारे उसी तरह के हैं जैसे कि एक हाथी है, 7 अंधे लोग मिल कर के उसको अलग अलग रूप में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उससे अपेक्षाएं चाहते हैं। तो इतनी अलग किस्म की धारणाएं, अलग किस्म की अपेक्षा है कि पुलिस कई बार उसमें संतुलन नहीं बिठा पाती है। मसलन एक एक्यूज्ड, एक जो आरोपी है और एक जो विक्टिम है, दोनों की अपेक्षा पुलिस से बिल्कुल अलग अलग होती है। आरोपी चाहता है कि उसके साथ बिल्कुल कानून के अनुसार व्यवहार हो, और विक्टिम जो पीड़ित है वो थोड़ा चाहता है कि पुलिस के जैसे उससे व्यवहार करे। अब इस संतुलन को साधने में पुलिस प्रायः असफल हो जाती है। इस कारण न तो वो विक्टिम संतुष्ट हो पाता है, न ही आरोपी संतुष्ट हो पाता है। आपका पहला जिला जहां आप एसपी थे, कोरिया, वहाँ एक बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना घटी और उसके नेति के कारणों में से एक कारण वही विषय है जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं, इसकी पुष्टि नहीं है। आपने काफ़ी नाराज़गी जताई वहाँ पे अधिकारियों के बीच में कि ये नहीं होना था, रोका जा सकता था। ऐसी घटनाओं का दोहराव ना हो, क्योंकि आपके कार्यकाल में जो अच्छा होगा, अगर यश आपको उसका मिलेगा तो ऐसी घटनाएं भी याद रखी जाएंगी कि अरुणदेव गौतम डीजी थे। न हो ऐसी घटनाएं, इसके लिए कोई ठोस कारामद चीज़ है? पुलिस और पुलिसिंग बहुत बड़ा विषय है और बहुत इसका विस्तार बहुत है, और इसमें जो अपराध और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं
उस पर सीधे तौर पर पुलिस का नियंत्रण नहीं होता है। मसलन राजस्व विभाग, वन विभाग और दूसरे सरकार के अन्य विभागों में अगर कोई सिस्टमिक फेलियर होता है तो वो फेलियर अंत में वो पुलिस पर उसका ब्रंट, लास्ट जो उसका बांध है वो पुलिस है। नक्सलवाद की समस्या आप जानते हैं, शुरुआती दौर पर बहुत सारे सिस्टमिक फेलियर्स, डेवलपमेंट मशीनरी या किसी तरीके की एट्रॉसिटीज़ जो हुई, उसके कारण जो एक समस्या पैदा हुई, उससे लड़ने में इतने वर्ष लग गए। इसी प्रकार से अगर किसी अन्य कारणवश, किसी अन्य विभाग के फेलियर के वजह से कोई बहुत बड़ी चीज़ें इस तरह की कानून व्यवस्था में प्रतिफलित होती हैं, तो उसको बहुत एफिशिएंटली हैंडल करने में पुलिस अकेली सक्षम नहीं होती है। और इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि संवाद होना चाहिए। कम्युनिटी और पुलिस के बीच में अगर संवाद रहेगा और ये पता रहेगा कि पुलिस की सीमाएं क्या हैं और राज्य की सीमाएं क्या हैं। राज्य का कई बार ऐसे चीज़ें होती हैं जो राज्य पूरा नहीं कर सकता है, डिमांड्स ऐसी होती हैं जो राज्य के शक्ति की परिधि में नहीं आती। तो ऐसे विषयों पर कई बार जो बहुत ही एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं वो सरकार के खिलाफ और पूरे तंत्र के खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश पैदा करने की कोशिश करते हैं। और वैसे में पुलिस का जो दखल है वो सही समय पर होना बहुत आवश्यक है। कई बार उसमें चूक होती है और वो चूक जो है वो केवल पुलिस की चूक नहीं है, उसमें बहुत सारी और सिस्टमिक फेलियर्स होते हैं। जो घटना का उल्लेख आपने किया है, इसमें ऐसा लग रहा है कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी जो उस ज़िले की थी उसमें किसी प्रकार की अनियमितताएं जो किसी भी फील्ड में हो रही थी, उनको निपिंद बड किया जाना चाहिए था, पहले से रोका जाना चाहिए था। जो घटना हुई है उसमें पुलिस के फेलियर की भी जांच होगी, उसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर दी गई है। प्राइमा फेसी उस केस में जितने आरोपित थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके पहले जो एक केस मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें पुलिस ने जो किया, जो मुझे पता चला, उन परिस्थितियों में कई बार वही हाल है कि जो सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेल रहा होता है तो दर्शक दीर्घा से बैठे हुए बहुत लोग उसको बताते हैं कि ऐसा शॉट इसको मारना चाहिए, पर कई बार पुलिस के साथ भी ऐसा होता। पुलिस ने ऐसा किया होता तो ऐसा हो सकता था। मैं सिर्फ पुलिस के इंटेंशंस को देखता हूँ। अगर कोई बदनीति से काम नहीं किया गया तो फील्ड में जो गलतियाँ पुलिस ऑफिसर करता है वो मैं उसको गलत नहीं मानता, वो ऑपरेशनल गलतियाँ हैं जो कि हो सकती है। आपके साथ एक ख्याति है, आपकी पहचान है कि ये मैं खुद चूँकि हूँ, मैं जानता हूँ, मैं दृष्टांत दे सकता हूँ। आपको लेके माना जाता है कि पुलिसकर्मी की यदि गलती है अमूमन, लेकिन यदि उसको कवर किया जा सकता है तो आप पूरी दृढ़ता से कवर करते हैं। मैं किस्सा याद दिला देता हूँ आपको भी। मैं सरगुजा में था और साहब सरगुजा में एसपी थे, आपको याद होगा सर अच्छे से। थाने में सिपाही रात को सो रहे थे, मैंने खबर बनाई थी। सुबह अरुण देव जी का फ़ोन आया क्योंकि खबर हमने चलाई, तो उन्होंने कहा कि यदि जवान सोएगा नहीं तो क्या जागता रहेगा, और किस समय कौन सा जवान कहाँ था ये आप कैसे तय कर रहे हैं। दूसरी बात जो मुझे आज तक ध्यान है, आपने तब ये कहा था कि यदि लोगों को पुलिस से इतनी ही दिक्कत है तो इस सोसाइटी से पुलिस को हटा के 15 मिनट देख लो। क्या आप अभी भी दृढ़ता से उसी बात पे कायम है? आपको लगता है कि गलती होती है भैया, कार्रवाई भी जरूरी है पुलिस पे? जितना डिसिप्लिनरी एक्शन पुलिस विभाग अपने लोगों के प्रति लेता है किसी अन्य विभाग में नहीं होता। हमारे कितने ही जवान सेवा से बर्खास्त होते हैं, कितने ही लोग सस्पेंड होते हैं और कितने ही लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम होते हैं। अगर आप तुलना करेंगे तो ये किसी भी अन्य विभाग से बहुत अधिक है। ये असेस किया जाना सीनियर ऑफिसर का काम है कि वो ऑपरेशनल फेलियर उसकी जजमेंट की गलती थी। कई बार जजमेंट गलत हो सकता है, लेकिन वो उसकी नीयत अगर साफ है तो जजमेंट की गलती को माफ़ किया जाना चाहिए। अन्यथा पुलिस के पास जो एक ऑपरेशनल एज है, एफिशिएंसी, वो ख़त्म हो जाएगी। कोई आदमी इनिशिएटिव लेके कभी फील्ड में काम नहीं करेगा। अच्छा, कभी कभी आपने कहा कि ग्राउंड के बाहर से सलाहें आती हैं, कुछ सलाहें हैं जो अक्सर चर्चाओं में होती हैं। दो बातें आई कि थानों को लेकर बीच में हमने
प्रयास हुआ इस छत्तीसगढ़ पुलिस ने कि थानों को एक रोल मॉडल बनाओ। फिर इस तरीके से बिल्डिंग भी बनी, सारी चीज़ें भी हुई। तो क्या आप ये बता सकेंगे सर कि एक रोल मॉडल बिल्डिंग बनना और पुलिस का पेशेवर व्यवहारिक होना, दोनों में अभी भी कितनी दूरी है? पुलिस के संसाधन अगर उसके व्यावसायिक कार्यों में सहायक हैं तो वो अनिवार्य है। टूल्स जो है वो कहते हैं कि फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। एक टूल से, एक चीज़ से अगर वो 10 आदमी का काम कर सकता है तो निश्चित तौर पर उसकी भूमिका है पुलिस में। लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्निकल चीज़ें सहायक हो सकती है, बट जो आदमी उसके पीछे है, उनका इस्तेमाल कर रहा है, उसका ह्यूमन होना, संवेदनशील होना और पेशेवर होना वो बहुत आवश्यक है। कुछ जिलों में ये पाया गया है कि चकित करते हुए सिपाहियों की संख्या और एक वर्ग या कि एक समूह बहुत है उस जिले में। ऐसा एक जिला नहीं, ऐसे 3, 4, 5, 6 जिले हैं। इनको लेके जब बात हुई तो तथ्य सामने आए कि अलग अलग जिलों में थे, मगर धीरे धीरे क्रमशः करते आते चले गए। फिर इनको लेकर एक बात और आई, और ये मैदान के बाहर की बात नहीं है, जो इस पिच में खेल रहे हैं उन्हीं में से बात आई कि इस समस्या का एक समाधान है कि क्यों न सिपाही को राज्य स्तरीय जो संवर्ग होता है उसमें संबद्ध कर दिया जाए, ताकि ये जो भीड़ है जो अचानक चेंज होने लग जाती है, अपना स्वरूप बदलती है, बल के बजाय भीड़ में तब्दील होती है, ऐसा ना हो। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? बहुत इस पर विचार किया गया और ये सुझाव आपका बहुत अच्छा भी है। प्रायः देश के बहुत सारे प्रदेशों में कांस्टेबल राज्य स्तरीय पद है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो वो अपने ज़िले से 3 जिला छोड़ करके उसकी पदस्थापना होती है। तो जो एक स्थानीयता है, जो जात, बिरादरी, क्षेत्रवाद, अपने रिश्तेदार, उनके प्रति जो एक बायस होने की गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाती है। मध्य प्रदेश पुलिस इस मायने में एक्सेप्शनल रही है कि यहाँ कांस्टेबल को जिला कैडर बनाया गया, और वो परंपरा अभी तक चली आ रही है। इस प्रयास में हमारे वरिष्ठ लोग भी इस बात से सहमत हैं कि इसको राज्य स्तर का पद बनाया जाए। लेकिन ये एक थोड़ा बड़ा नीति का फैसला है और इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन ये करने से ज़रूर लाभ होगा। ये जो कई राज्यों में, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, वहाँ पे ट्रायल चल रहा है कि बॉडी कैमरा लगाओ पुलिसकर्मियों पे जब वो कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आपको लगता है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करके देखना चाहिए? हमारे पास बॉडी कैमरास हैं और ट्रैफिक पुलिस को इश्यू किए गए हैं, और कहीं कहाँ जहाँ पे संवेदनशीलता है वहाँ पर उनके पास कैमरे उपलब्ध हैं। ट्रैफिक चालान की कार्रवाई या कानून व्यवस्था की स्थिति में उनको उपयोग किया जा सकता है। और जो ट्रैफिक से इतर जो हम क्राइम के लिए काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहे हैं, यदि उनमें प्रयोग करें तो? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में कैमरे का उपयोग जहाँ ज़रूरत है, सीसीटीवी कैमरास पुलिस स्टेशंस में लगे हैं, और बॉडी वॉर्न कैमरास का इन्वेस्टिगेशन में अगर आवश्यक है तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके डीजीपी प्रभारी ही सही, मगर बनने के बाद माओवाद पे निर्णायक बढ़त मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाप्त है, बढ़त मिली। कोई यादगार ऑपरेशन ध्यान है आपको जिसको आप याद करना चाहेंगे, ये नहीं भूला जा सकता? ऑपरेशन तो बहुत यादगार था ही। जो पहला ऑपरेशन हम लोगों ने बहुत बड़ा किया, जो देश का पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए यार्ड स्टिक जैसा ऑपरेशन था, केजी के करेगोटालू हिल का ऑपरेशन। उस ऑपरेशन के स्केल और उसकी कठिनाई और उस सब को देखते हुए वो मेरे अनुमान में वो सबसे बड़ा ऑपरेशन था, और वो लगभग महीना भर हम लोग उसमें एंगेज थे। और उस ऑपरेशन में जितने एस्पेक्ट्स हम लोगों ने देखे, ह्यूमन एलिमेंट, जवानों की वीरता, टेक्निकल चीज़ें जो इस्तेमाल हो सकती हैं, लॉजिस्टिक्स, कैसे पॉलिटिकल सपोर्ट और पॉलिटिकल विल वो कैसे मदद करती है फोर्सेस को, ये सारी बातें उस ऑपरेशन में देखने को मिली। बतौर डीजीपी किसी दौर में जब पत्रकारिता मैंने सीखनी शुरू की, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, हमने वो भी डीजीपी देखे जो सिपाही से लेके आईजी तक का स्थानांतरण कर देते थे, या उनका
निर्णय अंतिम होता था, फिर तंत्र चाहे जो कहे। अरुण देव गौतम क्या उतने सक्षम एज ए डीजीपी हैं या व्यवस्थाएं उन्हें रोकती हैं? नहीं, स्थापना मेरा थोड़ा मानना अलग किस्म का रहा है। मैं कभी भी गैंग बनाने में यकीन नहीं रखता रहा। मैं टीम बनाने में यकीन रखता हूँ, लेकिन गैंग नहीं बनाता। इसलिए मेरा कौन पीए है, कौन ड्राइवर है और कौन मेरा एसएचओ है, कौन एसपी है, ये बहुत फ़र्क नहीं करता। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो कंसिडरेशंस होते हैं, अगर मैं उसमें इन्वॉल्व होऊंगा तो शायद मेरी ऑपरेशनल जो शक्ति है वो क्षीण होगी, डाइल्यूट होगी। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो भी उपलब्ध है उन्हीं संसाधनों से कुछ बेहतर काम किया जाए। क्या आप बड़ी सफाई से, बड़ी सहजता से, बड़ी बुद्धिमत्ता से इस बात को नहीं कह रहे हैं कि जाने दो, इस सवाल को पूछ ही क्यों रहे? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। सवाल तो सवाल है, और एसएचओज वगैरह का ट्रांसफ़र तो हम करते ही हैं जहाँ लेकिन जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि कोई मैन पावर से आखिर वो जो आदमी ट्रांसफ़र होगा एज इंस्पेक्टर फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट और टू एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, काम तो उसको वही करना है। अब एक ज़िले में अच्छा काम कर रहा था वो आदमी दूसरे ज़िले में बुरा काम करेगा, या एक बुरा काम कर रहा था उसको ट्रांसफ़र करके आप चाहते हैं कि वो उस ज़िले में अच्छा काम करे? ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमी जैसा है वो चाहे इस ज़िले में रहे चाहे उस ज़िले में रहे, काम वैसे ही करेगा। हाँ, एक रोटेशन का एक मेरिट ज़रूर होता है कि अगर चीज़ें हर आदमी के पास देने के लिए कुछ समय होता है, उस पर्टिकुलर टेरेन को, इलाके को, लोगों को समझ करके उसको जो वहाँ सबसे अच्छा करना होता है उसके लिए वो 2 साल का टेन्योर उसके लिए ठीक माना जाता है। तो अगर 2 साल किसी को वहाँ पर रखा जाए तो उसके पास जो भी कुछ है अच्छा करने को वो कर लेता है, और उसके बाद उसे एक दूसरी चैलेंज में भेजना बेहतर होता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसी का एक तरीका है। सर, ऐसा क्यों है? बहुतायत में, ये अल्प में नहीं है, बहुतायत में आपके मैदानी अमले पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। शिष्टाचार में उसे हम लिखते हैं और कहते हैं कि अमुक भ्रष्टाचारी नहीं है पर गरीबी से हर क्षण लड़ते हैं। ऐसी जो फितरत और ऐसी जो तासीर है जो बहुतायत में है, इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, भ्रष्टाचार कोई पुलिस स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारे जो सर्वेज और जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार पुलिस भ्रष्टाचार के श्रृंखला में बहुत ऊपर नहीं है, नीचे ही है। चलिए, शुभकामनाएं दे दूं ऊपर पड़े। और भ्रष्टाचार, पुलिस का भ्रष्टाचार देखिए, एक कुछ तरह का भ्रष्टाचार पुलिस में बहुत ही खराब है, और वो ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति के से हुई आपराधिक घटना में कोई कंप्रोमाइज़ किया जाए तो बहुत ही ख़राब है, और इसके लिए हम लोग बहुत सतर्क हैं। इसलिए पूरा तंत्र बनाया गया है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के ऊपर में ही सारे सुपरवाइजरी तंत्र हैं, और इसलिए बहुत माकूल व्यवस्था है पुलिस की कि वो जो पर्यवेक्षण तंत्र है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करे। समस्या तब होती है जब पुलिस का वरिष्ठ तबका जो है उसमें ये करप्शन घुसने लगे, उस समय बहुत सतर्क होने की। क्या आप ये आशान्वित हैं सर कि अभी कुएं में भांग नहीं खुली, आप ये कह रहे हैं? बहुत उम्मीद है, मुझे बहुत उम्मीद है। और ये करेक्शन जो होता है डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता रहता है। कभी कोई एक वेव आती है, फिर उससे बेहतरी भी आती है, बहुत सारे अच्छे मॉडल्स भी हैं। और मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि मैंने बहुत सारे नीचे तबके के जवान, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल्स को देखा है जो इतने ईमानदार हैं कि कोई समाज का लोग कभी पुलिस के बारे में सोच नहीं सकता। मैं जो आपसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग और डीजीपी के हुकूक या हस्तक्षेप की बात कर रहा था, प्रश्न वही है। अब संदर्भ घुमा देता हूँ, थोड़ा सा पहला जो संदर्भ प्रश्न था उससे मिला हुआ है। जो पावर पॉलिटिक्स का हस्तक्षेप है उसमें नेताजी नाराज हुए, अधिकारी का ट्रांसफ़र हुआ। ये एक प्रचलन में रहा है लंबे समय तक। छत्तीसगढ़ अलग नहीं है, वो भी इसी भीड़ में है, और छत्तीसगढ़ समेत हर जगह हो रहा है। ऐसे कई अफसर, ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने काम नियम तय किया और उससे नेताजी नाराज हो गए। आपके कार्यकाल में ये जो इस तरीके की घटनाएं हैं, कि आपका ध्यान खींचती हैं? मेरे कार्यकाल में ऐसा एक भी केस नहीं है कि किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र
किसी राजनीतिक नाराजगी वश हुआ हो, और जो आपके कार्यकाल के ठीक पहले हुए हों, वो यदि आपसे आशा रख रहे हों तो? निश्चित तौर पर अगर ऐसा राजनीतिक तौर पर नाराजगी से किसी भले वेल मीनिंग ऑफिसर का ट्रांसफ़र हुआ है तो वो करेक्शन होता है, और वो करेक्शन कभी न कभी ज़रूर होगा। अच्छा, पुलिसिंग जो होती है, पूरी पुलिसिंग, उसमें क्या कोई ऐसी आपको कमी लगती है जिसको सर्वोच्च प्राथमिकता से सरकार को या आप लोगों को एफर्ट लेना चाहिए, जिसको आप सोच रहे हैं कि यार ये कर दें तो बेहतर हो? सरकार तो कर रही है बहुत कुछ, मैं तो समाज और आप लोगों से एक ज़रूर अपेक्षा रखता हूँ, और वो सरकार उस एक सामान्य एजेंसी के बतौर सरकार भी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पुलिस व्यवस्था हमने खड़ी की उस पर एक ट्रस्ट, एक विश्वास। हर व्यक्ति हर स्थिति में हर समय केवल अविश्वास, इसका नतीजा ये होता है कि एक घर में कोई बच्चा हो और वो थोड़ा शैतान हो, बिगड़ैल हो, तो हर कोई उसको टोके कि है तुम तो शैतान ही हो, तुम तो ठीक हो ही नहीं सकते हो। लगभग पुलिस के साथ वैसा बर्ताव होता रहा है। इस कारण से पुलिस में कोई अच्छा काम या अच्छे चरित्र का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबको एक ही ट्रीटमेंट मिलता है। तो समाज अगर किसी अच्छे पुलिस वाले को जो अच्छा काम करता है उसको अगर कभी तारीफ़ भी कर दे तो संभवतः ये एलिमेंट और बढ़ेगा समाज। अगर आप किसी एलिमेंट को हमेशा हतोत्साहित करेंगे, जैसे कि आपने ट्रांसफ़र के बारे में बोला, अगर अच्छा काम करने से किसी को पुरस्कार की बजाय दंड मिले और बार बार वो रिपीट हो, तो वो जो अच्छा काम करने की प्रवृत्ति मर जाएगी। उसी तरीके से पूरे सोसाइटी में जो पुलिस का काम है, हमेशा ख़राब काम नहीं करती पुलिस। तो इसलिए जब कुछ अच्छा काम हो तो एक तारीफ़ का कोई न कोई सिग्नल समाज की तरफ से आए। सरकार से भी ऐसे ही है, सरकार सारे संसाधन मुहैया कराती है, सब कुछ करती है, लेकिन अगर एक बार और ऐसा बहुत बार होता भी है, सरकार रिवार्ड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसके प्रमोशंस देती है और मेडल्स देती है। तो सरकार में इस प्रकार का नज़रिया रखा जाए कि पुलिस जो है उनका प्राथमिकता का विषय है, केवल इतना पर्याप्त है। पुलिस कर्मियों की ओर से लंबे अरसे से मांग रही है कि मतलब आरक्षकों की श्रेणी में कि साप्ताहिक अवकाश जैसी जो चीज़ें होती हैं, काम के निर्धारित घंटे होते हैं, उसको सुनिश्चित किया जाए। आप ही लोग की ओर से जो हेल्थ कैंप बनते हैं वो स्थापित कर रहे हैं कि ये शुगर, बीपी वगैरह वगैरह जो अनियमित दिनचर्या का परिणाम है उससे बहुत जवान प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको ये व्यवस्था देने में कि ठीक है काम के सुचारू घंटे हों और आपको वीकली ऑफ मिले, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? पुलिस का जो जॉब का जैसा नेचर है और जैसी समाज की अपेक्षा है, कोई घंटे नियमित करना संभव नहीं है पुलिस के लिए। हाँ, मैन पावर थोड़ी अगर बेहतर होती है, ज़्यादा होती है संख्या में, ये मेरा मानना तो यह है कि मैन पावर बढ़ती है, वो काम उससे पहले ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जो काम पहले जो पैदा ही नहीं हुआ था, ऐसे काम पैदा हो जाते हैं। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मध्य छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में जब हम लोग एसपी थे या आईजी थे, तो संडेज़ को बहुत ज़्यादा प्रेसिंग काम नहीं होता था, तो जवानों को थोड़ा रिलैक्स हो जाते थे। आजकल संडे को यहाँ अलग किस्म के कानून व्यवस्था की स्थितियाँ न होती, तो पीछे पूरी पुलिस जो है वो केवल इस बात पे लगी रहती है कहीं कोई झगड़ा नहीं हो, कहीं झंझट नहीं हो। तो अलग अलग किस्म की समस्याएं पैदा होती जाती हैं, और इसलिए पुलिस को किसी भी लीडर के लिए मुश्किल होता है कि उसको पूरी तरह से ऑफ ड्यूटी कर सके। जब लॉ एंड ऑर्डर होती है तो सारी ड्यूटीज सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है। इस कारण से स्ट्रेस तो है, इसमें कोई संशय नहीं पुलिस के पास में, लेकिन ज़्यादा बहुत सारा स्ट्रेस जो मैं अभी इंटरेक्शन से जवानों के बीच देख रहा हूँ, बहुत सारा स्ट्रेस उनका अपने स्वयं के मैनेजमेंट से पैदा हुआ है। स्वयं का हेल्थ मैनेजमेंट, स्वयं का परिवार का मैनेजमेंट। बहुत सारा स्ट्रेस फैमिली जनरेटेड है, जो फैमिली में आपस में जो उनके पति पत्नी के बीच संबंध हैं या बच्चों के बारे में चिंता है, उस कारण से पैदा होती है। छत्तीसगढ़ का एक अच्छा ये है कि ज़्यादातर लोग परिवार के साथ रह पा रहे हैं। पहले एक समय था जब मध्य प्रदेश अनडिवाइडेड था, तो सीएफ छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस का जवान तो सोच ही नहीं सकता था कि वो परिवार के साथ रहे। उसकी कंपनी हमेशा पूरे प्रदेश में घूमती थी।
आज बहुत सारे जवान जो है वो अपने परिवार के से बहुत फ्रीक्वेंटली मिल पाते हैं। इसलिए वैसा कोई वो केवल वही कारण और स्ट्रेस का ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल बार बार कहा जाता है और मौज में कहा जाता है कि आईएएस आईपीएस ये जो दो राज्य कुल के नाम हैं आधुनिक भारत में, इसमें आईएएस वंश जो है वो बड़ा पावरफुल हो जाता है और छत्तीसगढ़ के प्रसंग में आईपीएस बड़े दयनीय हो जाते हैं। और ये शायद सिर्फ छत्तीसगढ़ में है चर्चाओं में, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि जितनी खेमेबाजी, गुटबाजी, सैडिस्ट भाव जो होता है वो आपके आईपीएस किरदारों में है, उतना आईएएस में नहीं है। आप इसका जवाब दें ना दें आपके ऊपर। नहीं, जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। जिन राजकुलों की बात आपने करी है, उन राजकुलों के जो नेचर ऑफ जॉब है उसमें फ़र्क है। और आईएएस जो है वो सत्ता में जो रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करते हैं, और पुलिस जो है वो आईपीएस जो है वो सिर्फ जो कानून व्यवस्था और अपराध जो है जैसी स्ट्रेसफुल चीज़ें मैनेज करते हैं। उनका दायरा ऑपरेशनल ज़्यादा है, और आईएएस का दायरा जो है वो ऑपरेशनल के बजाय मेनली स्टाफिंग फंक्शन ज़्यादा है उनका। तो इस कारण से जो समाज है उससे बहुत ज़्यादा रूबरू होना, उससे हर समय एनकाउंटर करना, वो पुलिस का काम है। तो समाज की जो एनकाउंटर करने में जिस प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो उस तरह की चीज़ें पुलिस में आती हैं। और कई बार रिस्क भी ऐसा है कि अगर वो फॉल्टर करता है तो जेल चला जाता है या जान चली जाती है। तो वैसी स्थितियों में आईएएस काम नहीं करता। आपकी बतौर डीजीपी सबसे बड़ी चिंता क्या है? डीजीपी के बतौर कोई चिंता सिर्फ ये है कि प्रदेश में अभी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर समाज में तनाव बढ़ेगा, समाज में किसी भी प्रकार की क्राइसिस होगी, इवन जो फसल का फेलियर मान लीजिए होता है, तो भी पुलिस की चिंता बढ़ती है। तो हमारी चिंता तो वो है अगर हमारे प्रदेश के नागरिक खुशहाल रहें, अच्छा धान पैदा हो, खूब बढ़िया धान उनका बिके और सब समृद्धि रहे, तो सामाजिक तनाव नहीं रहेगा, सामाजिक ताना बाना, लोगों में सौहार्द रहे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और वो अगर टूटेगा, वो बढ़ेगा, तो हमारी चिंता बढ़ेगी। माओवाद को लेके किस सतर्कता की अपेक्षा है आपको, या आपको लगता है कि ऑल गुड, अब वापसी नहीं, सब खत्म? जिस माओवाद से हम लड़ रहे थे वो तो अब नहीं है। अब दूसरे कोई रूप में धर के आ जाएगा तो उसके लिए ज़रूर हमको सतर्क रहना होगा। आखिरी सवाल है, ये जो सोशल मीडिया है आजकल का, इसमें कई तरह के प्रस्फुटन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं और जहां उनको मिला मंच वहाँ पे वो शुरू होते हैं, भाषाओं की मर्यादा बाधित होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे काफ़ी तनाव की स्थिति भी बन रही है। तो जो सोशल मीडिया है इसने अपराध बढ़ा दिया है या अपराध रोक दिया है, एक? और दूसरा, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं ये जो मन में आया बोल देते हैं और फिर कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है साहब, हमको क्या कुछ कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया को आप एक ऐसी दुनिया का हिस्सा मानिए जो इसके पैरेलल, जो हमारी भौतिक दुनिया है उसके पैरेलल जो सो कॉल्ड वर्चुअल वर्ल्ड है उसका हिस्सा है। वर्चुअल वर्ल्ड में जो समाज जैसा इंटरेक्शन कर रहा है वही सोशल मीडिया है। तो जो इस दुनिया में जैसा हो रहा है लगभग वैसा ही उस दुनिया में भी होता है, लेकिन उस दुनिया की कुछ आज़ादी ज़्यादा है। उसकी आज़ादी ये है कि आपको फिज़िकली वो सब नहीं करना पड़ता, और उसमें टाइम, स्पेस और इसकी बाउंड्रीज़ नहीं है। इस कारण से वहाँ पर आज़ादी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है। तो मेरा ये मानना ये है कि इसका अपना स्वयं का एक सिस्टम है बैलेंस का। कोई भी चीज़ नई आती है तो वो थोड़े समय बाद उसका खुद का अपना संतुलन डेवलप हो जाता है। सोशल मीडिया में अचानक से कोई एक ऐसी चीज़ आती है जो बड़ी डरावनी लगती है, लेकिन धीरे 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 उसका कोई ना कोई संतुलन, और लोगों को ये समझ आ जाता है कि इसमें कितनी ताकत है, और अल्टीमेटली जिसमें ताकत होती है वही सर्वाइव करता है,
जिसमें क्षीण जो एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें ताकत नहीं आगे बढ़ने की, वो विनष्ट हो जाते हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया सर, आपका शुक्रिया। और जितना भी समय आपका बतौर डीजीपी शेष है बहुत सार्थक हो पुलिस विभाग के लिए, इसकी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये थे डीजीपी अरुण देव गौतम। कई बार प्रश्न संकेतों में होते हैं, उत्तर उससे भी गहन गूढ़ संकेतों में होते हैं। मेरे कुछ प्रश्न संकेतों के साथ सामने थे, उत्तर कमोबेश वही थे जो मैं कह रहा था गूढ़ संकेतों में। बहुत कठिन नहीं थे वो, बहुत जटिल नहीं थे वो, मगर फिर भी आपको अगर कहीं कुछ भ्रम हो रहा हो तो दोबारा देख लीजिएगा। इंटरव्यू कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम।